बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। ओस्मो बोलते हैं ओस्मोसिस को, यानी वाटर की मूवमेंट इनसाइड या आउटसाइड द सेल। रेगुलेशन बोलते हैं मेंटेनेंस को। मतलब यह है कि हम डिफरेंट इन्वायरमेंट में देखें कि एनिमल वाटर के बैलेंस को कैसे मेंटेन करती हैं। मरीन इन्वायरमेंट की बात करें तो मरीन इन्वायरमेंट में ज़्यादातर जो एनिमल हैं वो ओस्मो कन्फर्मर होती हैं, यानी वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक ही अपनी इंटरनल कंडीशन को चेंज कर लेती हैं, इसलिए इनको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसकी एग्जांपल हग फिश है। इसी तरह बहुत सारे एनिमल इसमें ओस्मो रेगुलेटर भी होती हैं। ओस्मो रेगुलेटर जो एनिमल होती हैं उनको मरीन के अंदर ये इस तरह का कुछ कंडीशन का सामना करना पड़ता है कि ये तसव्वुर कर लें कि ये एक मरीन है, यहाँ पे ये एक ऑर्गेनिज्म है। अब इस ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। जब ये यहाँ से अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वाटर को बॉडी के अंदर लेके जाएगा तो साथ साल्ट भी आ जाएगा, जबकि साल्ट की ज़्यादा कंसंट्रेशन इसके लिए हार्मफुल है। इसने ये ज़्यादा कंसंट्रेशन को कम लाजमी करना है। तो लार्ज कंसंट्रेशन को कम करने के लिए इसकी बॉडी के अंदर कुछ वर्किंग प्लान होती हैं, जैसे कि इसकी किडनी जो है वो ज़्यादा साल्ट को एक्सक्रीट करेगी एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल। इसके जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं ये एनएस के करीब मौजूद होते हैं। रेक्टल ग्लैंड ये भी साल्ट को एक्सक्रीट करेगी, और इसके अलावा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी ये बॉडी के अंदर से, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, बॉडी के अंदर लो कंसंट्रेशन होगी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हाई कंसंट्रेशन होगी। तो ये एटीपी की मदद से एनर्जी लगा के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए साल्ट को एक्सक्रीट करेगा। इस तरह ये बॉडी के अंदर मेंटेन करेगा इंटरनल कंडीशंस। और साल्ट की कंसंट्रेशन को कम रखने के लिए इसमें एक और फिनोमेना होता है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ना यूरिन के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम यूरिया बोलते हैं। ये तमाम मैमल्स के यूरिन के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड बनता है, जो कि इसकी बॉडी को यूरिया की निस्बत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, यानी यूरिया ज़्यादा हार्मफुल होता है और ये लेस हार्मफुल होता है। बोनी फिशेस की बात करें तो बोनी फिशेस के अंदर एक और फिनोमेना है, जो कि ये है कि वो ड्रिंक करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को, और वाटर को ड्रिंक करने के बाद ज़्यादा कंसनट्रेटेड वाटर को एक्सक्रीट करती हैं यूरिन के ज़रिए, और इस तरह उसकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम एक्सक्रीशन साल्ट की होती है और वाटर की एक्सक्रीशन मिनिमम होती है, और बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना पॉसिबल हो जाता है। इन्वायरमेंट की बात करें तो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट को यहाँ पे ये सामना करना पड़ता है कि जैसे ये देखें, ये एक सेल है, सेल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी जबकि बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। मरीन वाटर में एनिमल को साल्ट को एक्सक्रीट करने की ज़रूरत थी, इसको बॉडी के अंदर सेव करने की ज़रूरत है साल्ट की, क्योंकि बाहर तो वह ऑलरेडी साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। तो साल्ट को बॉडी के अंदर रखने के लिए ये पंप करते हैं वाटर को पंप करते हैं, साल्ट को पंप नहीं करते, डाइल्यूटेड वाटर को एक्सक्रीट करते हैं। फिर इसकी बॉडी के अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये डायग्राम में देखिए, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और जिसकी वजह से वाटर जो बॉडी से एक्सक्रीट होता है, ये जो इसका जो यूरिन होगा वो भी कंसनट्रेटेड नहीं होगा, डाइल्यूटेड यूरिन को एक्सक्रीट करेंगे जिसमें मज़ीद साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। और ये ऐसी फूड खाएंगे जो साल्टी होगी, ताकि बॉडी के अंदर मज़ीद साल्ट की कंसंट्रेशन को बरकरार रखा जाए, और वो एक्टिव अपटेक करेंगे। यानी बाहर वाले इन्वायरमेंट के अंदर ऑलरेडी साल्ट बहुत कम है, तो वहाँ से इसको एक्टिवली अपटेक करना पड़ेगा, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, या तो गिल के ज़रिए या स्किन के ज़रिए इनको बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर जो एनिमल्स होती हैं वो आम तौर पर इनके अंदर एवेपोरेशन का अमल होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन का अमल भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन वाटर की कमी को बोलते हैं, और अगर इन एनिमल के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाए तो इनकी बहुत जल्दी डेथ हो सकती है। अगर हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें आम तौर पर आर्थ्रोपोड्स और जो वर्टिब्रेट्स हैं, इन्होंने इस इन्वायरमेंट को बड़ी आसानी से और बड़ी कामयाबी से
अडॉप्ट किया हुआ है। इनकी बॉडी सरफेस की कुछ खसूसियात हैं कि इसकी जो एक्सोस्केलेटन होती है वो वैक्सी होती है, यानी वैक्स मौजूद होता है जो वाटर के लॉस से बॉडी को बचाता है। मल्टीपल डेड लेयर्स होती हैं, बहुत सारी स्किन के ऊपर डेड लेयर्स होती हैं। उन डेड लेयर का फ़ायदा यह है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कम से कम इफेक्ट इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर होता है। इसके अलावा कैरोटिनॉइड सेल होती हैं। कैरोटिनॉइड्स एक प्रोटीन है जो कि हम कैराटिन को बोलते हैं। कैराटिन एक प्रोटीन है, यानी इनके जो सेल हैं वो कैराटिन प्रोड्यूस करती हैं और इस कैराटिन की वजह से इसकी बॉडी जो है वो वाटर प्रूफ हो जाती है और वाटर के लॉस से इसको मज़ीद हेल्प मिलती है। ये वाटर को ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद पानी की कमी को जिस्म के अंदर पूरा करते हैं। इसके अलावा ये मोइस्ट फूड को यूज़ करती हैं, यानी ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें वाटर का लेवल ज़्यादा होता है। इसमें एक बड़ा अहम अडॉप्टेशन है जो बिहेवियरल अडॉप्टेशन बोलते हैं, यानी इनका बिहेवियर ये है, जैसे ह्यूमन की एग्जांपल ले लें कि गर्मियों में ये छाँव में चला जाता है और सर्दियों में ये धूप में आ जाता है। ये इसका बिहेवियर है। इस बिहेवियर की वजह से भी ये अपने इन्वायरमेंट की शिद्दत से बच जाता है। इसमें एक एग्जांपल है कैंगरू रैट की, डायग्राम में भी देख सकते हैं। कैंगरू रैट ये सारी उम्र भी पानी ना पिए तो फिर भी सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इसकी जो फीड है वो आमतौर पर सीड्स होती हैं और सीड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जब ये कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसके अंदर से मज़ीद आगे वाटर प्रोड्यूस होता है। इसलिए इसकी बॉडी के अंदर अगर वाटर इसको पीने के लिए नहीं भी मिलता तो फिर भी ये सर्वाइव आसानी से कर सकता है। साल्ट की एक्सक्रीशन के लिए कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, यानी वाटर उसके अंदर बहुत कम होता है ताकि इसकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी को